आज हम 2011 के इंदौर के एक ऐसे केस की बात करने जा रहे हैं जिसमें सब शहर को ही नहीं बल्कि पूरे देश को सन्न कर दिया था। वो तेहरा हत्याकांड। हाँ, 19 जून 2011 श्रीनगर इलाका, जहां एक ही घर में एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों को, नानी, माँ और बेटी, तीनों को बहुत ही क्रूरता से खत्म कर दिया गया। और ये मामला सिर्फ एक क्राइम की खबर बनकर नहीं रहा, ये जैसे एस्पिरेशनल क्राइम कहते हैं उसका एक क्लासिक उदाहरण है। एस्पिरेशनल क्राइम वो क्या होता है? मतलब जब समाज में जो अमीर जिंदगी दिखाई जाती है उसे पाने के लिए लोग शॉर्टकट अपनाने लगते हैं, और वो शॉर्टकट कितना भी खौफनाक क्यों ना हो उन्हें जायज लगने लगता है। ये कहानी उसी मानसिकता की है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का दर्जा दिया गया। हाँ, ये देश के उन गिने चुने मामलों में से एक बना जिसमें एक महिला को हत्या के लिए फांसी की सजा सुनाई। तो आज हम इसी में गहरा उतरेंगे। मकसद क्या था, साजिश कैसे बुनी गई, और इस कहानी का अंजाम हमें क्या सिखाता है। चलिए सबसे पहले उस परिवार से शुरू करते हैं। हाँ, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कौन लोग थे जिन्हें निशाना बनाया गया था। तो परिवार की जो मुखिया थी वो थी 42 साल की मेघा देशपांडे। मेघा एक मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी MLM बिजनेस में थी, और इस तरह के बिजनेस का मॉडल ही होता है नए लोगों से मिलना, उन्हें अपने नेटवर्क में जोड़ना, एक भरोसा कायम करना। हाँ, तो शायद इसी वजह से वो अजनबियों से बात करने में काफी सहज थी। और उनकी एक खास पहचान थी जो कह सकते हैं कि अनजाने में उनके लिए खतरा बन गई। आप गहनों की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, उन्हें सोने के गहने पहनने का बहुत शौक था। वो अक्सर काफी सारे गहने पहनकर ही बाहर निकलती थीं। ये उनकी आर्थिक सफलता का प्रतीक था, लेकिन ये दूसरों की नजर में भी आ रहा था। सही। उस घर में उनके साथ उनकी 21 साल की बेटी अश्लेषा और 70 साल की माँ रोहिणी भी रहती थी। और पति बैंक मैनेजर थे और दूसरे शहर में पोस्टेड थे। मतलब घर में सिर्फ ये 3 महिलाएं थीं। तो वो वल्नरेबल थे। हाँ, ये परिवार कुछ ही समय पहले उज्जैन से इंदौर शिफ्ट हुआ था एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। तो एक तरफ ये परिवार था जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा था, और दूसरी तरफ थी इस कहानी की मुख्य आरोपी 23 साल की नेहा वर्मा। दोनों की दुनियाओं में जमीन आसमान का फर्क था। बिल्कुल। नेहा बाहर से एक हंसमुख मिलनसार लड़की लगती थी जिसे दोस्त बनाना पसंद था, लेकिन अंदर से कहानी कुछ और थी। उसके पिता एक वैन चलाते थे और घर में पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी। और इस कहानी में वो अकेली नहीं थी, उसका एक बॉयफ्रेंड था, 24 साल का राहुल। और दोनों की सोच एक जगह आकर मिलती थी। कहाँ पर? वो रातों रात अमीर बनना चाहते थे। उन्हें लगता था कि एक आलीशान जिंदगी उनका हक है और मेहनत वाला रास्ता बहुत बहुत ही लंबा है। और इसी सोच ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां इंसानियत की कोई जगह नहीं थी। हाँ, और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ये 2 अलग अलग दुनियाएं टकराती हैं। ये मुलाकात हुई एक शॉपिंग मॉल में। मेघा देशपांडे अपनी आदत के मुताबिक काफी सारे सोने के गहने पहने हुए शॉपिंग कर रही थीं, और उसी भीड़ में नेहा भी थी। और जैसे ही उसकी नजर मेघा पर पड़ी, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे मेघा नहीं बल्कि एक चलता फिरता खजाना दिखाई दिया। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक मौके की तलाश थी जो पूरी हो गई। उसने तुरंत एक प्लान बनाया। वो जानबूझकर मेघा से टकराई। हाँ, उनका सामान जमीन पर गिर गया और फिर माफी मांगते हुए सामान उठाने में मदद करने लगी। ये एक सोची समझी चाल थी, एक भरोसे की नींव रखने की कोशिश। उसने इतनी मीठी मीठी बातें की, इतनी मदद की कि वो मेघा को उनकी कार तक छोड़ने भी गई। और वहीं पर उसने मेघा के MLM बिजनेस के बारे में सुना और उसमें गहरी दिलचस्पी दिखाने का नाटक किया। ये सिर्फ भरोसा जीतना नहीं था, ये एक तरह की क्या कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग थी। उसने मेघा के बिजनेस मॉडल को समझा और उसी को हथियार बनाकर उनके घर में एंट्री लेने का रास्ता बना लिया। वो खुद को एक महत्वाकांक्षी लड़की की तरह पेश कर रही थीं, ताकि मेघा को उस पर कोई शक ना हो। और ये प्लान काम कर गया। हाँ, अगले कुछ दिनों तक नेहा ने फोन पर मेघा से संपर्क बनाए रखा। वो लगातार उनके बिजनेस के बारे में पूछती रही, घर आने की इच्छा जताती रही, और इस दौरान वो सारी जानकारी जुटा रही थी। बिल्कुल, वो धीरे धीरे उनकी दिनचर्या, घर का माहौल, और सबसे जरूरी बात कि घर में सिर्फ 3 महिलाएं रहती हैं, सब कुछ पता कर चुकी थी। उसने पूरी तरह से होमवर्क कर लिया था। उसे पता था कि घर में कोई मर्द नहीं है, सुरक्षा कम है, और मेघा उस पर भरोसा करने लगी हैं। अब बस सही मौके का इंतजार था। और वो मौका आया 19 जून 2011 को। घटना वाले दिन। हाँ,
नेहा ने एमएलएम का फॉर्म भरने के बहाने मेघा के घर जाने का प्लान बनाया। वो घर पहुंची, बातें शुरू हुई, फॉर्म भरने का नाटक चलता रहा। कुछ देर बाद उसने बहाना बनाया कि फॉर्म भरने में कुछ दिक्कत आ रही है और क्या वो मदद के लिए अपने एक दोस्त को बुला सकती है, जो पास में ही इंतजार कर रहा था। हाँ, और मेघा जो उसे एक सीधी सादी मेहनती लड़की समझ रही थी, उन्होंने हाँ कर दी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो मौत को दरवाजे के अंदर बुला रही हैं। नेहा ने फोन किया और अपने बॉयफ्रेंड राहुल और उसके दोस्त मनोज को अंदर बुला लिया। मनोज के पास पिस्टल थी और जैसे ही वो दोनों घर के अंदर आए, माहौल एक पल में बदल गया। राहुल ने बिना कोई चेतावनी दिए, बिना एक शब्द कहे, पिस्टल निकाली और बिल्कुल पास से मेघा के सिर में गोली मार दी। बिना एक पल सोचे। इससे साफ पता चलता है कि वो सिर्फ लूटने नहीं बल्कि जान लेने के इरादे से ही आए थे। कोई झिझक नहीं, कोई दूसरा विचार नहीं। उनका प्लान एकदम क्लियर था, कोई गवाह नहीं छोड़ना है। गोली की आवाज सुनकर अंदर के कमरे से मेघा की बेटी अश्लेषा और उनकी माँ रोहिणी घबराकर बाहर आईं। जो मंजर उन्होंने देखा होगा वो उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, आरोपियों ने उन्हें धमकाकर अश्लेषा से एटीएम कार्ड और उसका पिन नंबर ले लिया। लेकिन यहाँ उनकी प्लानिंग में एक ऐसी चूक हुई जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। हाँ, एक बहुत ही अजीब मोड़ आया। हड़बड़ी में और शायद घबराहट में राहुल ने उसने दूसरी गोली चलाने की कोशिश की। हाँ, लेकिन पिस्टल ठीक से चली नहीं और वो गोली घूमकर उसी के पैर में जा लगी। और इस एक गलती ने पूरे केस का रुख ही बदल दिया। ये उनके अनुभवहीन होने का सबसे बड़ा सबूत था। एक तरफ वो इतनी बेरहमी से हत्या कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी बचकानी गलती कर बैठते हैं। पैर में गोली लगने के बाद राहुल का गुस्सा और बढ़ गया। प्लान बिगड़ चुका था। तो उन्होंने चाकू निकाला। हाँ, इसके बाद उन्होंने चाकू निकाला और अश्लेषा और उनकी नानी पर तब तक वार करते रहे जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो आया था कि दर्जनों वार किए गए थे। हाँ, ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये बर्बरता थी। उनका प्लान था कि हत्या करके सारे सबूत मिटा देंगे। लेकिन राहुल का खुद को गोली मार लेना, मतलब घटनास्थल पर जो खून गिरा, वो पुलिस के लिए एक निर्णायक सुराग बन गया। वो अपने पीछे अपना ही डीएनए छोड़ गए थे। बिल्कुल। तीनों हत्याओं को अंजाम देने के बाद वो घर से करीब 1.5 लाख रुपए कैश, सारे गहने और एटीएम कार्ड लेकर फरार हो गए। उन्हें लगा कि अब उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन वो गलत थे। तो हत्यारे अपना काम करके निकल गए, ये सोचकर कि सारे सुराग मिटा दिए। लेकिन वो अपने पीछे एक बहुत बड़ी गलती छोड़ गए थे। और यहीं से पुलिस की जांच को पहली दिशा मिली। अगले दिन जब एक पड़ोसन ने घर के दरवाजे के बाहर खून के धब्बों वाले पैरों के निशान दिखे तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। अच्छा। उन्होंने मकान मालिक को बुलाया, जिसने खिड़की से झांककर अंदर का खौफनाक मंजर देखा और तुरंत पुलिस को इत्तला दी। पुलिस के लिए घटनास्थल पर पहला सुराग क्या था? पुलिस जब पहुंची तो उन्हें 2 बुलेट शेल मिले, जबकि गोली सिर्फ एक ही चली थी, जो मेघा को लगी थी। ये थोड़ा अजीब था। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा सुराग था चौथे व्यक्ति का खून, जो जाहिर तौर पर किसी हत्यारे का ही था। तो अब पुलिस ने 2-3 मोर्चों पर एक साथ काम करना शुरू किया। बिल्कुल। एक टीम ने आसपास के सभी अस्पतालों और क्लिनिक में खबर कर दी कि अगर कोई गोली लगने के घाव का इलाज कराने आए तो तुरंत पुलिस को बताएं। और दूसरी टीम ने मेघा देशपांडे की कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू कर दी और यहीं से केस की पहली कड़ी जोड़ी। कॉल डिटेल्स से नेहा का नंबर मिला होगा। सही। डिटेल्स में एक नंबर ऐसा था जिससे पिछले कुछ दिनों में मेघा को बहुत ज्यादा कॉल आई थी और लंबी बातें हुई थी। वो नंबर नेहा वर्मा का था। तो पुलिस का शक तुरंत नेहा पर गया। हाँ, उन्होंने उसकी लोकेशन ट्रैक करनी शुरू कर दी और उसी वक्त उन्हें अस्पताल वाले मोर्चे से भी कोई खबर मिली होगी। बिल्कुल। पुलिस को पता चला कि एक लड़के ने झूठी कहानी बताकर कि उसे किसी झगड़े में गोली लग गई है, एक अस्पताल में इलाज करवाया है। और वो राहुल निकला। हाँ, और उसी दौरान दूसरी टीम ने नेहा को एक एटीएम के पास से पकड़ लिया, जहां वो चोरी किए गए कार्ड से पैसे निकालने की कोशिश कर रही थी। बिल्कुल। और यहाँ पर सारी कड़ियां जुड़ गईं। जो घटनास्थल पर खून मिला था, उसका सैंपल जब राहुल के खून से मैच किया गया तो डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये एक ऐसा मजबूत सबूत था जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। थोड़ी सी सख्ती के बाद नेहा और राहुल दोनों टूट गए और उन्होंने पूरी साजिश उगल दी। मॉल में हुई मुलाकात से लेकर दोस्ती का नाटक करने और हत्या की पूरी योजना तक सब कुछ बता दिया। ये केस दिखाता है कि क्रिमिनल चाहे कितनी भी प्लानिंग कर ले, कोई ना कोई गलती कर ही देता है। और यहाँ तो गलती बहुत बड़ी थी। हाँ, और आधुनिक तकनीक जैसे कॉल डिटेल्स और डीएनए मैचिंग ने इस केस को सुलझाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद मामला अदालत पहुंचा। इस केस ने समाज में बहुत गुस्सा पैदा किया था। किया ही होगा। दिसंबर 2013 में निचली अदालत ने तीनों आरोपियों नेहा, राहुल और मनोज को हत्या के लिए यानी आईपीसी की धारा
302 के तहत फांसी की सजा सुनाई। और अदालत ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना। अब ये एक ऐसा शब्द है जो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? मतलब अदालत किन पैमानों पर यह तय करती है कि कोई केस इतना विरला है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इसका मतलब है कि सजाए मौत सिर्फ उन मामलों में दी जानी चाहिए जो असाधारण रूप से क्रूर हों, बर्बर हों और समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाले हों। हाँ, इसमें अपराध करने का तरीका, मकसद की नीचता और पीड़ित की लाचारी, इन सब चीजों को देखा जाता है। तो इस मामले में ऐसा क्या था? इस केस में सब कुछ था। 3 नियत थी महिलाओं की हत्या, जिनमें एक बुजुर्ग और एक युवा लड़की थी। हत्या का तरीका बहुत ही क्रूर था। पहले गोली मारना, फिर चाकुओं से गोदना। और मकसद सिर्फ लालच। किसी ने उन पर हमला नहीं किया था, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। ये सिर्फ पैसों के लिए की गई एक ठंडे दिमाग की साजिश थी। इसीलिए कोर्ट ने माना कि यह मामला उस श्रेणी में आता है। और 2014 में हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। इंदौर में ये पहली बार था कि किसी महिला को हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब आते हैं इस मामले की मौजूदा स्थिति पर। तो हमारे सूत्रों के मुताबिक नेहा वर्मा इंदौर सेंट्रल जेल में बंद है और अपनी फांसी की सजा का इंतजार कर रही है। हाँ, लेकिन वहां वो एक और काम कर रही है। वो दूसरी महिला कैदियों को ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखा रही है। ये बात इस कहानी को और भी जटिल बना देती है। एक तरफ इतनी बर्बरता और दूसरी तरफ जेल में किसी को हुनर सिखाना। खैर, अगर हम इस पूरे मामले से मिलने वाले सबक पर बात करें तो ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये हमें हमारे समाज के बारे में बहुत कुछ बताती है। पहला और सबसे सीधा सबक तो यही है कि पब्लिक में अपनी कीमती चीजों का बहुत ज्यादा दिखावा करना खतरे को दावत दे सकता है। हाँ, लेकिन इससे भी गहरा सबक भरोसे को लेकर है। मेघा ने एक अजनबी पर भरोसा किया, उसे अपने घर में आने दिया और उस भरोसे की कीमत उन्हें अपनी जान देके चुकानी पड़ी। मतलब अनजान लोगों से मिलते वक्त थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है ना? हाँ, खासकर आज के दौर में जहाँ सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी का हर पल दिखाते हैं। हमें नहीं पता होता कि कौन हमें किस नजर से देख रहा है। सही बात है। इस केस में नेहा ने मेघा को अपना शिकार सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि उसे उनकी अमीरी साफ साफ दिख रही थी। ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी क्राइम था जो लालच से पैदा हुआ। आपने बिल्कुल सही कहा। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। ये जानकारी कि नेहा वर्मा, जिसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले में मौत की सजा मिली है, वो जेल में दूसरी कैदियों को एक हुनर सिखा रही है, ये एक अजीब सी पहेली खड़ी करती है। किस तरह की पहेली? सवाल ये है कि जब कोई अपराध एक बेहतर जिंदगी की चाह में किया जाता है तो न्याय और सुधार का असली मतलब क्या होता है? मतलब एक इंसान एक ही वक्त में एक क्रूर हत्यारा और एक हुनर सिखाने वाला शिक्षक दोनों कैसे हो सकता है? क्या सजा का मकसद सिर्फ बदला लेना है या इंसान के अंदर सुधार की संभावना को भी देखना है, भले ही उसने कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना किया हो? ये सवाल वाकई सोचने पे मजबूर करता है।